गुड मॉर्निंग। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हमने पहले पढ़ा है डीएनए के बारे में। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था। अभी हम पादपों का जल से संबंध इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे पेपर नंबर 2 का फर्स्ट चैप्टर है, पादप जल संबंध। पादपों का जल से संबंध। तो हम सब जानते हैं कि पादपों का ही नहीं, ये तो सभी का जल से संबंध होता है। जल इस पृथ्वी के ऊपर कितना पाया जाता है? अप्रोक्स 75% जल पाया जाता है। और उसमें भी, जल में भी ऐसा जल जो हमारे पीने योग्य होता है, वो कितना होता है? केवल 1-2% जल ऐसा होता है जो हम पी सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जल का इम्पोर्टेंस, जल की महत्वता। तो जल का महत्व क्या है? सबसे पहले हम यदि जीवों के बारे में देखें तो एक कोशिका है, और कोशिका में अप्रोक्स 70 to 90% तक वाटर प्रेजेंट होता है। 70 से 90% तक पानी होता है। तो इसका मतलब यदि कोशिका में इतना पानी है तो पानी का और कोशिका का संबंध क्या होगा? इसका मतलब पानी के बिना ये कोशिका जिंदा नहीं रह सकती। और हम बात करें एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव एक कोशिका से जिंदा रहता है, बहुकोशिकीय जीव बहुत सारी कोशिकाओं से जिंदा रहते हैं। तो एक कोशिका के लिए भी पानी 70-90% चाहिए, बहुकोशिकीय जीव को भी पानी चाहिए। तो मतलब एक कोशिका को भी जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब पानी ही महत्वपूर्ण क्यों है? तो पानी का पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो क्या होता है स्ट्रक्चर पानी का? H2O, इस तरह से बोलते हैं H2O। 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है। यदि हम इसको स्ट्रक्चर को खोलें तो ये इस तरह से H और इस तरह से H जुड़ा होता है। तो इन दोनों के बीच में 105 डिग्री कोण होता है। मतलब ये थोड़े से झुके हुए होते हैं। ऐसे झुके हुए क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में फ्री होते हैं ऑक्सीजन के पास में। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जुड़ता है तो एक पानी का मॉलिक्यूल बनता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 molecules of oxygen. So water फॉर्मेशन होता है इससे। अब हम बात करते हैं कि पानी में से क्या लक्षण है जिससे कि ये महत्वपूर्ण है जिंदगी के लिए। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण लक्षण है कि पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल ऐसा, एक दूसरा भी मॉलिक्यूल होगा ऐसा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदर मॉलिक्यूल्स में होंगे जिसमें पानी के साथ ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना होगा। तो पहला लक्षण है इसमें कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं? जैसे कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल से पानी का, तो यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल्स है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो बंध बना वो हाइड्रोजन बंध बना। तो पानी के अंदर
जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और टूटते रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर यदि दूसरा मॉलिक्यूल्स हो तो ये OH इस तरह से हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी बना लेगा। तो ये कभी इसके साथ भी टूट सकता है, कभी इसके साथ भी टूट सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में होता है, लेकिन चारों बॉन्ड बनते हैं तब ये बर्फ फॉर्मेशन में होता है, आइस बन जाती है। लेकिन पानी की फॉर्म में केवल 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं, 2 टूट रहे होते हैं। ये भी टूट सकते हैं, ये बन सकते हैं, ये टूट सकते हैं, ये बन सकते हैं। इस तरह से केवल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं वो बंध बनाते हैं। अब इससे क्या फायदा है हाइड्रोजन बंध से? इससे फायदा क्या है कि जो इसकी कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की, सहसंयोजकता, जैसे मान लो कि पानी के पौधे के अंदर यदि पानी जड़ों के द्वारा, रूट के द्वारा अवशोषित किया जाता है तो एक पानी का मॉलिक्यूल खींचने के साथ साथ दूसरा पानी का मॉलिक्यूल भी जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें ये इसकी आंतरिक ये बंधन कैपेसिटी बढ़ जाती है इसकी। फिर हाइड्रोजन बंध है तो इसमें ध्रुवता पैदा हो जाती है। ध्रुवता जैसे कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं और इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, इसकी विद्युत ऋणता कम होती है। ये अधिक और कम क्यों होती है? क्योंकि इसमें जैसे हाइड्रोजन का नंबर हम देखें तो हाइड्रोजन हीलियम ये 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 नंबर पर होता है क्रमांक। हाइड्रोजन का क्रमांक 1 है, ऑक्सीजन का क्रमांक 8 है। क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर 1 होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर 8 होते हैं। फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 ही होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है। तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन नहीं होते हैं, ये प्लस यदि प्रोटॉन देखें हम तो वो 0 हो गया, इसके प्रोटॉन हम देखें तो वो हो गए 8, इसलिए ऑक्सीजन बराबर 16 मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं इसके अंदर, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि इसमें विद्युत ऋणता इधर ऋण ज्यादा हुआ, इधर पॉजिटिव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है और ये आपस में बंध बना लेते हैं, इस तरह से बंध बन जाता है। लेकिन इसके पास और इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसलिए ये यहाँ से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ये 105 डिग्री पर दोनों झुके हुए प्रतीत होते हैं। फिर इसका दूसरा लक्षण, पहला लक्षण है ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, पानी हाइड्रोजन बंध बनाता है। दूसरा है कि ये सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सार्वभौमिक विलायक, सार्वभौमिक विलायक, सार्वभौमिक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होते हैं? विलायक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसके अंदर कुछ भी घुल जाता है, मतलब जो जिसके अंदर घुलता है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वो विलायक होता है हमेशा। और जो उसमें आगे घुलता है वो विलेय होता है। जैसे यहाँ पर भी यदि हम पानी की बात करें तो पानी तो एक विलायक है और यदि उसमें नमक घुला हुआ है तो वो एक विलेय है। अब सार्वभौमिक विलायक क्यों है? क्योंकि ये 70 से 90% पानी पाया जाता है, इसलिए सभी जगह पर ये विलायक ही काम करता है। ठीक है, इसे सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। फिर इसके बाद में इसका जल के संलयन की उच्च ऊर्जा, जल के संलयन की उच्च ऊर्जा। जल के संलयन की उच्च ऊर्जा, इसका मतलब क्या है कि यदि हम एक पानी के मॉलिक्यूल्स में दूसरा पानी का मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर यदि हम 1 ग्राम
बर्फ को उसमें डिजोल्व करते हैं, पानी में डिजोल्व करते हैं, तो लगभग 80 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 80 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये और इसकी आंतरिक ऊर्जा एक होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स की। यदि हम 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी बनाना चाहें तो 80 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है कि यदि बर्फ पानी में घुलेगी तो वो बाहर के वातावरण से एनर्जी को अपने पास में लेगी और फिर वो उसमें मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद वो पानी के साथ मिल पाएगी। इसका मतलब उसने बाहर के एनवायरनमेंट से एनर्जी ली। अब इसका उपयोग क्या है, हम देखते हैं कि जैसे कि जब सर्दियाँ पड़ती हैं, पाला पड़ता है, पाले के टाइम का कहते हैं कि पानी दे देना चाहिए, पानी देना चाहिए। पानी क्यों देना चाहिए? क्योंकि जब लीफ है और लीफ के ऊपर ठंड बढ़ती है तो यहाँ पर पाला की कोशिकाएं हैं उसमें पानी जम जाता है। लेकिन यदि हमने नीचे से पानी दे दिया या ऊपर पानी स्प्रे चला दिए, फुहारे चला दिए, तो उससे क्या होता है कि ये जो बर्फ है वो पिघलेगी तो वो एनर्जी लेगी तो इन्वायरमेंट से उसके पास में पानी एनर्जी लेगी, तो जो बर्फ है वो मेल्ट होगी तो इसका मतलब पानी पादप मरने से बच जाएगा, पाला नहीं मारेगा। इसलिए इसका जो इसकी स्पेसिफिक कैलोरी 80 कैलोरी एक जो ग्राम बर्फ है उसको डिजोल्व करके पानी बनने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट है जल की उच्च वाष्पीकरण ऊर्जा। जल के अंदर उच्च वाष्पीकरण ऊर्जा भी पाई जाती है। वाष्पीकरण आपको पता है जल कितने डिग्री पर बॉयल होता है? 100 डिग्री। तो पानी को जब गर्म करते हैं तो 100 डिग्री पर गर्म होता है वो। यदि हम 80 डिग्री पर कर रखा है, 80 डिग्री हम रखते हैं पानी को, तो वो वाष्प नहीं बनता है, मतलब 100 डिग्री के बाद ही बनता है। तो इसलिए ये अच्छा काम करता है किसमें? किसी इंजन को, कोई इंजन चल रहा है, कोई मोटर चल रही है, उनको ठंडा करने के लिए ना शीतलक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि 100 डिग्री पर ही बॉयल होता है और तब तक ये एनर्जी को अवशोषित कर सकता है। यदि हम किसी गर्म चीज़ पर पानी डालें तो जो गर्म का जो ऊर्जा है उसके अंदर वो अपने अंदर को एब्जॉर्ब करता है और वो ऊर्जा को लेके खुद गर्म होता है। तो गर्म और वाष्पीकरण तब तक नहीं होता जब तक वो 100 डिग्री तक नहीं जाए। तो इसलिए 100 डिग्री तक रखते टाइम तक वो अपने अंदर ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो इसलिए ये शीतलन का उपयोग पानी के द्वारा किया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं 70-90% जो हमारा पानी होता है शरीर में होता है, यदि पानी की कमी होती है तो हमारे अंदर स्ट्रेस आती है, हीट जनरेट होती है और हमारे मानसिक संतुलन भी खराब होता है, बहुत सारी बीमारियां जनरेट हो जाती हैं। तो इसलिए पानी की पूर्ति कहते हैं ना कि एक दिन में कम से कम 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो वो इसलिए जब 70-90% पानी है, सबसे ज़्यादा जो पानी है हमारी बॉडी में, और हम पानी की कमी कर देते हैं। कुछ खाएँ पिए वो अलग बात है, लेकिन पानी जरूर पिए, ऐसा कहा जाता है। यदि पानी सही पी रहे हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहने का मतलब क्या है कि उतना उसको प्रॉपर पानी मिलेगा तो वो उसका कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, उसके सोलवेंट वगैरह सब ठीक होंगे, मिलाए उसमें प्रॉपर मिलेगा तो कंपाउंड उसमें आराम से रन कर सकते हैं। तो इसलिए पानी शीतलन का काम भी करता है इसकी उच्च वाष्पीकरण ऊर्जा के कारण। क्योंकि उच्च वाष्पीकरण ऊर्जा, वाष्पीकरण जहाँ पर पानी वाष्पीकृत हो जाए तो ये इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल होता है, इसलिए वाष्पीकरण ऊर्जा इसकी अधिक होती है। फिर तीसरा जल का आयनीकरण। नेक्स्ट जल का आयनीकरण। जल में आयन बनाने की कैपेसिटी होती है। आयन की बात करते हैं, इसमें ध्रुवता पाई जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव आयन हो जाते हैं। तो जब इसको किसी दूसरे से मान लो क्लोरीन डाल दिया, यहाँ पर क्लोरीन डाल दी तो ये H है, इसकी बजाय इससे आगे जुड़ जाएगा, HCl बना लेगा तो ये ऑक्सीजन हट सकता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन ये नेगेटिव आयन, ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं। तो ये आयनीकरण, पानी का आयनीकरण हो सकता है। यदि हम देखें तो बीएससी सेकेंड ईयर में आप लोगों ने देखा होगा क्लास 12 के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं, तो हम उसमें बफर टैंक डालते हैं, टैंक में बफर डालते हैं जिसमें कि आयंस के बेस पर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन होता है। मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूल्स आयन बेस पर किसी मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी के द्वारा।
तो इसलिए आयनीकरण का लक्षण इसमें पानी में पाया जाता है। जल की पारदर्शिता, नेक्स्ट इसका करेक्ट है जल की पारदर्शिता। जल की पारदर्शिता, पारदर्शिता नॉर्मल जो शुद्ध पानी होता है, हम देखते हैं शुद्ध पानी कैसे देखते हैं कि भाई ये पानी ट्रांसपेरेंट है। यदि अभी उसमें कलर डला हुआ हो या फिर हम कुछ और डिजोल्व कर दें या नींबू की ठंडाई बना लें तो उसमें देखेंगे हम ट्रांसपेरेंसी उसकी कम हो जाएगी। तो इसलिए जो हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं, डबल डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं या आर वाटर यूज़ करते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी अधिक होती है, पारदर्शिता अधिक होती है। इसका मतलब पानी के अंदर घुले हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होते हैं, और यदि वो ज़्यादा होते हैं तो हम इसको टर्बिडिटी कहते हैं। टर्बिडिटी अशुद्धियाँ उसमें मिली हुई है और वो पारदर्शिता के विपरीत होती है। यदि टर्बिडिटी बढ़ेगी तो पारदर्शिता कम हो जाएगी, पारदर्शिता होगी तो इसका मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं वो अलग अलग होंगे, वो नहीं होंगे पानी के अंदर। तो डबल डिस्टिल वाटर में, सिंगल डिस्टिल वाटर में क्या करते हैं, जैसे पानी को बॉयल करते हैं, वाष्प को एकत्रित करते हैं और फिर उसको ठंडा कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि जो उसके मॉलिक्यूल्स थे, जो उसमें जैसे क्लोराइड वगैरह है या फिर और अदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहीं पर रह जाते हैं। भाप के अंदर केवल भाप पानी जा पाता है, वो मॉलिक्यूल्स ही जा पाते हैं। फिर हम उनको संग्रहित करके और फिर ये पानी को एकत्रित कर लेते हैं। तो इसको हम सिंगल डिस्टिल वाटर कहते हैं, सिंगल डिस्टिल वाटर। और यदि इसी पानी को फिर से बॉईल करें और फिर पानी को इकट्ठा कर लें तो इसको हम डबल डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो इस तरह का पानी जो डबल डिस्टिल वाटर है वो हमारे एक्सपेरिमेंट में काम आता है। तो इसका मतलब हमने बहुत सारे 2 बार हमने फिल्टर कर दिया मॉलिक्यूल्स को, उसके बाद हम पानी देखते हैं। तो इन तीनों के जब कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा पारदर्शिता इसकी होगी, और इसकी पारदर्शिता, इसका मतलब अदर मॉलिक्यूल्स नहीं है, अदर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो इसका मतलब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यदि पानी के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है तो इसका मतलब पानी का इफेक्ट उस एक्सपेरिमेंट पर कम होगा। यदि इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स होते, मान लो कि इसमें क्लोराइड होती या इसमें फ्लोराइड होती, कुछ और होता, तो फिर वो मॉलिक्यूल्स भी उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते और उनका इफेक्ट उसमें आता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने पर बढ़ती है। और यदि मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, हम डायरेक्ट टैप वाटर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो अभी कहा भी जाता है कि यदि हम कंटिन्यू आरओ वाटर यूज करते हैं और 100 TDS से, है ना, 100 TDS से ज़्यादा हम उसको 100 TDS तक ले आते हैं घरों में, लेकिन उससे क्या होता है कि 100 का मतलब है कि वो 100 मॉलिक्यूल्स तक छोड़ता है, बाकी सारे उसमें फिल्टर कर लेता है। तो वो बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, मतलब बिल्कुल फिल्टर करता है वो। तो उसके अंदर जो हमारे आवश्यक मिनरल्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और हम उस पानी को पीते हैं। अब वो पानी पीते हैं तो हमारे को जो शरीर में मिनरल्स जाने चाहिए थे वो जाना बंद हो जाते हैं। तो आजकल काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जैसे हड्डियों का कमज़ोर होना, घुटने में दर्द होना, इस तरह के बुढ़ापे के भी चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इसको इतना फिल्टर भी नहीं करना कि सारे मिनरल्स उसमें फिल्टर हो जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंटली हम यूज करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उन एलिमेंट्स का, उन मॉलिक्यूल्स का किसी रिएक्शन पर इफेक्ट ना पड़े। तो इसलिए जल की पारदर्शिता भी अपने आप में उसका एक लक्षण है। नेक्स्ट इसका सतही तनाव। जल का जो सतही तनाव होता है, जल का सतही तनाव, ये सतही तनाव कैसा होता है, हमने देखा हो कभी, जैसे हम पेपर डाल दें किसी पानी के अंदर तो पेपर तैरने लग जाते हैं। तो इसका मतलब वो उसके ऊपर सतह है, जैसे पानी है गिलास के अंदर तो हम उसको इस तरह से नहीं शो करते, ऐसे हम हमेशा इसको इस तरह से शो करते हैं, इस तरह से। सतही तनाव मतलब जो वायु दाब है उसके प्रेशर के कारण ये तनाव होता है इस सरफेस के ऊपर, और इस सरफेस के ऊपर तनाव इतना हो कि जैसे पानी के ऊपर नाव चलती है तो उसका जितना घनत्व होता है वो उसके ऊपर दबाव डालता है तो वो उसको डूबने नहीं देता। लेकिन यदि वो दबाव के लिए वो इस तनाव से ज़्यादा हो जाए तो वो डूब जाता है। ठीक है, तो इसलिए जल की सतह के ऊपर तनाव आ जाता है, और ये तनाव मतलब समुद्रों में जैसे गंदगी पूरी सारी बाहर निकाल देता है, उस तरह से ये डूबने नहीं देता। और इस तनाव से ज़्यादा यदि किसी का तनाव होता है तो और से डूब जाता है। तो हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो ये जल की लक्षण थे जो हमने पढ़े, जल की सतही तनाव, जल की पारदर्शिता, जल का आयनीकरण, जल का उच्च वाष्पीकरण ऊर्जा, जल के संघनन की कुछ ऊर्जा, इसमें फिर ध्रुवीय ध्रुवता, जल की ध्रुवता।
तो ये सारे इसके लक्षण हैं जो जल में पाए जाते हैं। और अब ये लक्षणों के कारण ये पादप जीवन के लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है इसके बारे में देखते हैं। पादप जीवन के लिए जल की उपयोगिता। पादप जीवन के लिए जल की उपयोगिता। तो सबसे पहला पादप जीवन के लिए जल की क्या उपयोगिता है कि पानी, कोई बीज जर्मिनेट करता है, किसी पौधे को हम उगाते हैं, बीज को उगाते हैं, ग्रो करवाते हैं, तो पहले क्या करते हैं खेत में ट्रैक्टर से बीज की उड़ाई करवा देते हैं। तो वहां पर उसको क्या चाहिए, सबसे पहले उसको पानी चाहिए, पानी चाहिए। पानी के बाद उसको क्या चाहिए, उसको प्रकाश चाहिए, और फिर उसको क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए, है ना, न्यूट्रिशन चाहिए। तो सबसे पहले पानी चाहिए। पानी क्या होता है, जैसे बीज हमने डाला, बीज को डुबो कर रखा, तो पानी का एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है, उसमें मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो भी है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी वो एक्टिव हो जाती है, और धीरे धीरे बीज है वो जर्मिनेट कर जाता है। ऐसा हम चने में देखते हैं कि रात को हमने भिगो दिया और सुबह निकाला, सुबह निकाल के उसको कपड़े में बांध के रख दिया, तो उसके बाद में वो जर्मिनेट कर जाता है। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि पादप के लिए पानी नहीं होगा तो इसका मतलब पादप बन ही नहीं सकता, आगे चल ही नहीं सकता। यदि जर्मिनेशन ही नहीं होगा, सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, तो पादप बन ही नहीं सकता। मतलब पादपों की जिंदगी तो पानी से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो पहला जो काम है सीड जर्मिनेशन में, उसमें इसकी उपयोगिता होती है। फर्स्ट है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तीसरा है रेस्पिरेशन। मेटाबॉलिज्म। तो सीड जर्मिनेशन हमने देख लिया। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऑर्गेनिक पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट H2O and CO2 convert in organic component in the presence of chlorophyll and sunlight. That is called photosynthesis. Photosynthesis is the process in which inorganic component convert in organic component in the presence of chlorophyll and sunlight. तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसकी ग्रीननेस के कारण पहले इसको एल्गी कहा जाता था, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन एक्चुअली ये बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। तो इसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं क्यों? क्योंकि इसने रिडक्टिव जो इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो टाइप का होता है, प्रेजेंट ऑक्सीजन एवं एब्सेंट ऑक्सीजन। जब पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं थी तो हम उसको रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट कहते थे, रिड्यूसिंग
एनवायरनमेंट, मतलब रिड्यूसिंग का मतलब जोड़ना, ऐड करना। उस टाइम में मॉलिक्यूल्स जुड़ते थे और पॉलीमर, मोनोमर से पॉलीमर बनते थे। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई, ऑक्सीजन जनरेट होने लगी और उसके बाद में ये ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट कहलाया। ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट, ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय एट फर्स्ट साइन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन की उत्पत्ति की और इन्होंने ऑक्सीजन बनाना स्टार्ट कर दिया। ऑक्सीजन बनने से यहाँ पर ऐसे जीव उत्पन्न होने लगे जो जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होने लगी, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपना जीवन यापन करने लगे। तो ऑक्सीजन उपस्थित हुई तो फोटोसिंथेसिस वाले पादप जनरेट हुए। अदरवाइज तो बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होता तो ये कोई प्रोसेस नहीं होती। लेकिन उससे पहले भी पानी था। क्यों? क्योंकि पानी में ही जीवन की उत्पत्ति है ना। जीवन की उत्पत्ति पानी से हुई है। पानी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स थे जो कि बॉयल हुए और जैसे मिलर ने भी एक्सपेरिमेंट दिया था कि उसमें मिलर ने क्या कहा था, मिलर एक साइंटिस्ट है जिसने साइंटिफिकली अप्रूव दिया है कि जीव किस तरह से बने होंगे। उसने कंसेप्ट दी कि मोनोमर से किस तरह से पॉलीमर बने होंगे, पॉलीमर से इसी तरह से एक कोशिका बनी होगी, पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका और उसके बाद में यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनती चली गई होंगी। तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट में H2O पानी में लिया था, पानी लिया था, NH3 ली थी, CH3 ली थी और हाइड्रोजन लिया था। तो ये ऐसे कंपोनेंट लेके इसने बॉयल किया तो यहाँ पर इसको मोनोमर की बजाय पॉलीमर, एमिनो एसिड कुछ एमिनो एसिड मिले, इसको कुछ फैटी एसिड मिले, इस तरह से कुछ कंपोनेंट मिले तो मोनोमर से पॉलीमर यूनिट मिली। इसके यहाँ पर एथेन, प्रोपेन ये सब मिले। तो इसने कहा कि इस तरह से बन जनरेट हुए और बीज ये ब्लू ग्रीन एल्गी ने जिस तरह सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन की उत्पत्ति की, उस तरह से हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होते हैं तभी तो ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनती है। और यदि पानी ही नहीं होगा तो फिर यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, भोजन नहीं बनेगा। और दूसरी बात एक और है कि पानी जब टूटता है OH और H में टूटता है, ठीक है। यदि दो मॉलिक्यूल्स पानी हो तो OH और OH, ये दोनों H2 बना के और अपने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं फोटोसिंथेसिस में जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें चलती है। लेकिन यहाँ पर वापस से OH और OH दोबारा से एक मॉलिक्यूल्स पानी बना देता है H2O। लेकिन ये ऑक्सीजन क्या वो इसका ये ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट में जाती है वापस से। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलती है। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी तभी तो ऑक्सीजन जनरेट होगी। ऑक्सीजन जनरेट होगी तो हम जिंदा रहेंगे, हम भी नहीं मर रहे, हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में पानी की जरूरत होती है। अब रेस्पायरेशन में हम क्या करते हैं कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, रेस्पायरेशन से कहते हैं। लेकिन हम साइंटिफिकली क्या कहेंगे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं तो जो कंपोनेंट से इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो कंपोनेंट बन गई, मान लो कि ये चीनी बन गई, ग्लूकोज बन गई और ग्लूकोज हमने खा ली। खाने के बाद उस ग्लूकोज को वापस से CHO इन मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ये किसका काम है? ये रेस्पायरेशन का काम है। ऑक्सीजन हम लेंगे तो ऑक्सीजन इसको डिग्रेड करेंगे, ऑक्सीडेटिव। हमने यहाँ दोनों पढ़े, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट। ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब किसी न किसी का टूटना निश्चित है, जलना निश्चित है। तो यहाँ पर जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी तो हमारी कोशिकाओं तक पहुँचेगी, कोशिकाओं से कोशिका द्रव्य में बच जाएगी और इस तरह से कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य दोनों में मिलके ऑक्सीजन उसको तोड़ेगी और तोड़ेगी तो यहाँ पर इसको तोड़ने से ये मॉलिक्यूल्स तो अलग अलग हो जाएंगे और यहाँ पर ATP जनरेट होगी। ATP जनरेट होगी तो ये ATP तो हमारी एनर्जी है जो कि हमारी सभी रिएक्शन में काम आती है। ATP जनरेट हो गई तो हम काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए ATP जनरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और ऑक्सीजन जनरेशन के लिए रेस्पायरेशन की जरूरत पड़ी। और यहाँ पर भी पानी का मॉलिक्यूल्स बहुत जगह पर पानी का मॉलिक्यूल्स काम आते हैं और रेस्पायरेशन की प्रोसेस को अंजाम देते हैं। इस सब मेटाबॉलिज्म में जो हम बता रहे हैं कि पानी एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों में काम आता है, इसलिए इन दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसलिए पानी है, जल है तो जीवन है, ठीक है। जल है तो जीवन है, इसलिए कहा जाता है कि हमारी पानी में उत्पत्ति है ना।
लाइफ फॉर्म इन वाटर। तो पादप जीवन के लिए जल की उपयोगिता क्या है? सबसे पहला कि पानी से जीवन की उत्पत्ति हुई है, इसलिए पानी सबसे महत्वपूर्ण है। पौधे में सीड जर्मिनेशन स्टार्ट पानी से होता है, पानी एब्जॉर्ब होता था तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद में फोटोसिंथेसिस में भी पानी काम आता है, फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन होता है, ये सब क्रियाएं मेटाबॉलिज्म वगैरह होती है। तो इसलिए जीवन को चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यदि पानी नहीं है तो जीवन चल नहीं सकता है। हम आज नहीं होते यदि पृथ्वी के ऊपर पानी नहीं पाया जाता। और अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले किसी उपग्रह के ऊपर खोज की जाती है तो सबसे पहले पानी देखा जाता है, पानी है तो वहाँ पर जीवन की उत्पत्ति है। तो कभी कभी आता है जैसे कि इसके ऊपर चंद्रमा के ऊपर हमें पानी मिला या मंगल के ऊपर पानी मिला। तो पानी क्यों मिला? पानी इसलिए ढूंढा जाता है, पानी है तो जीवन है, जल है तो जीवन है। इसलिए इनके कारण ये प्रोसेस पानी की उपस्थिति में ही पूरी हो पाती है, इसलिए जीवन संभव है। और ये प्रोसेस ना होगी तो जीवन संभव नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पारगम्यता। पारगम्यता पारगम्यता क्या है? पारगम्यता सिंपल सा, अपन सोसाइटी में रहते हैं, लॉजिकली यदि हम सोचे पारगम्यता किसी जगह पर आसानी से चले जाना, आना जाना, वो हमारी पारगम्यता है। ठीक है, यदि जैसे ये क्लासरूम है और हम गेट से अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं तो ये हमारी पारगम्यता हुई इस रूम के लिए। ठीक है, यदि यहाँ पर प्रिंसिपल सर का रूम हो तो हम इसमें पार नहीं जा सकते, है ना, तो हम पूछ के आएंगे या नहीं आ सकते, इस तरह का होगा। तो मतलब पारगम्यता किसी जगह पर आना जाना पारगम्यता कहलाती है। तो इसी वे में हम यदि झिल्ली के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका का थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें। जैसे बार प्लांट सेल है, इसके बाहर की साइड में सेल वॉल पाई जाती है, इसके अंदर की साइड में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मटेरियल या साइटोप्लाज्म। इसके बाद न्यूक्लियस मटेरियल या न्यूक्लियोप्लास्ट, इस तरह से अलग अलग सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। और जितने ऑर्गेनल पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की चारों तरफ भी झिल्ली पाई जाती है, ये झिल्ली पाई जाती है। तो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, झिल्लियाँ पाई जाती हैं। अपनी कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली है, फिर हमारी कोशिकांग है उनके चारों तरफ भी झिल्ली है। तो इसका मतलब इस सेल के अंदर किसी कंपोनेंट का अंदर जाना और किसी कंपोनेंट का बाहर आना, ये पारगम्यता कहलाती है ना। मैंने एक कक्षा का उदाहरण दिया कि इस क्लासरूम के अंदर और बाहर जाना पारगम्यता कहलाती है। इसी तरह से कि हमारा एक सेल है, एक चैम्बर हो गया, इस चैम्बर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जितने भी इसके चारों तरफ, उनका अंदर जाना या सेल के अंदर जो पाए जाते हैं मॉलिक्यूल का बाहर जाना, ये पारगम्यता कहलाती है। तो पारगम्यता के आधार पर हम इस सेल को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला तो अपारगम्य, ठीक है, अपारगम्य का मतलब पार नहीं जाना। हम जैसे किसी रूम में ना जा सके, वो हमारे लिए अपारगम्य है, हमारे लिए अवरोध है, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है हमारा, हम उसमें जा ही नहीं सकते। तो ऐसे कुछ कंपाउंड जो इसके अंदर नहीं जा सकते हैं तो वो कहलाते हैं अपारगम्य। तो इस प्रकार की मेम्ब्रेन क्या होगी उस कंपोनेंट के लिए अपारगम्य झिल्ली। यदि मान लो कि हम यहाँ पर चारकोल डाल दें, है ना, चारकोल डाल दें, वो इसके अंदर नहीं जा सकती, तो वो उसके लिए अपारगम्य होगी। तो इसका टाइप हो गया पारगम्यता का। पहला तो अपारगम्य, कोई कंपोनेंट उसके अंदर जा ही नहीं सकता कोई कंपाउंड। सेकंड है अर्धपारगम्य। ऐसी झिल्ली जिसमें से अर्ध मीन्स आधे, कुछ पदार्थ जा सकते हैं अंदर और कुछ पदार्थ नहीं जा सकते हैं, है ना, कुछ रेस्ट्रिक्शन है। जैसे हमारे प्रिंसिपल के सर के रूम में मान लो कि फैकल्टी तो आराम से आ जा सकती है लेकिन स्टूडेंट बिना परमिशन के नहीं जा सकते, या स्टूडेंट्स को रोक दिया गया कि स्टूडेंट्स नॉट अलाउड स्टूडेंट्स।
ठीक है, तो स्टूडेंट नहीं जा सकते लेकिन टीचर जा सकते, तो अर्ध पारगम्य हो गया ना वो गेट। इसी तरह से कोशिका में भी ऐसा होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो सीधे चले जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स तो अंदर चले जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे कंपोनेंट अंदर चले जाते हैं। इसमें से मान लो कि ये केवल कंपोनेंट है जो अंदर आ गए, इधर से भी ये इस तरह के कंपोनेंट बाहर आ गए और कोई कंपोनेंट बाहर नहीं आए, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली इसमें से कुछ कंपोनेंट्स हैं जो अंदर जा सकते हैं, कुछ कंपोनेंट्स बाहर आ सकते हैं, इस प्रकार का अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। तीसरा इसका पारगम्य। इस प्रकार की झिल्ली जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो इस तरह से यहाँ पर सभी कंपोनेंट अंदर भी जा सकते हैं, सभी कंपोनेंट बाहर जा सकते हैं, पूर्ण पारगम्य ना, तो ये पूरी तरह से पारगम्य होती है सभी पदार्थों के लिए। तो इस तरह की ये पारगम्यता वाली झिल्लियाँ पाई जाती हैं, लेकिन हमारे जो कोशिकाएं हैं उसमें कौन सी प्रकार की पाई जाती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली पाई जाती है, क्योंकि इसमें सेलेक्टिव परमिएबिलिटी पाई जाती है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, सिलेक्शन किया जाता है कौन सा कंपोनेंट अंदर आएगा और कौन सा कंपोनेंट बाहर जाएगा। ऐसा हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि कोई ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। यदि डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो ये डीएनए डबल कॉपी हो जाता है और यहाँ पर डिवीजन होगी, ये 2 सेल बन जाती है, इधर रेप्लिकेशन वाला। लेकिन यदि यहाँ पर ये आरएनए बना तो इस आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये आरएनए सिलेक्शन हो गया इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो आरएनए को साइटोप्लाज्म में भेजती है। मतलब यहाँ से डीएनए नहीं भेजती, ये केवल आरएनए को भेज रही है, इसका सिलेक्शन कर रही है, किसको भेजना है? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। तो ये एक कैरेक्टर पाया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर जो सिलेक्शन करती है कौन सा कंपोनेंट बाहर जाएगा, कौन सा कंपोनेंट अंदर आएगा। अब यहाँ से आरएनए बाहर आ जाता है और यहाँ पर जो ईआर होती है, ईआर के ऊपर ये आके और एमआरएनए लगता है, यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जब अमीनो एसिड बनते हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो साइटोप्लाज्म है उसका जो प्लाज्म है उसके अंदर चले जाते हैं अमीनो एसिड, और वहाँ पर उसका मॉडिफिकेशन होता है, पोस्ट मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद प्रोटीन का कन्फर्मेशन फाइनल होता है, प्रोटीन बन गई, कौन सी प्रोटीन बनी, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स इससे बाहर आते हैं, कुछ कंपोनेंट इसके अंदर जाते हैं। डीएनए बनना है जिसका मतलब यहाँ से फॉस्फोरस अंदर जाएगी, राइबोस शुगर भी जाएगी, डॉक्सराइबोस शुगर जाएगी, नाइट्रोजन स्टार जाएंगे, वो तो साइटोप्लाज्म से अंदर जाएंगे, तब डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो कुछ कंपोनेंट अंदर जाते हैं, कुछ कंपोनेंट बाहर आते हैं, तो इसको हम सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कहते हैं। सिलेक्शन होता है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, ये जो न्यूक्लियर पोर होता है इसमें 8 इस तरह से चैम्बर होते हैं और वो साइज के बेस पर मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर जाने देते हैं, इसलिए साइज के बेस पर मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जाते हैं और ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कहलाती है। एक सिलेक्शन के बेस पर ये मॉलिक्यूल्स की पारगम्यता डिसाइड होती है। अब इस पारगम्यता, मान लो कि ये कोशिका है, इसकी पारगम्यता किसके द्वारा प्रभावित होती है ना? पारगम्यता अर्धपारगम्य झिल्ली हमारे सेल में होती है। ये पारगम्यता प्रभावित किससे होती है? पहला, पानी कम होगा तो पारगम्यता कम होगी, ठीक है, पानी कम होगा तो पारगम्यता कम होगी, सीधे सीधे बात है। दूसरा है टेम्परेचर बढ़ जाए, बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं, थोड़ी दूर चले और सांस ज़्यादा लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि कोशिका ऑक्सीजन अंदर लेना चाहती है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ती है अंदर जाने की। ऑक्सीजन जो बाहर थी कोशिका के बाहर, वो अब अंदर जाने लगी बार बार, तो इससे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है पारगम्यता। टेम्परेचर बढ़ा तो पारगम्यता बढ़ गई, टेम्परेचर कम हुआ तो पारगम्यता कम होती है। इसलिए
सर्दियों में शरीर जकड़ जाता है, पारगम्यता नहीं रहती, कोशिकाएं काम नहीं कर पाती हैं और वो जकड़ जाती हैं। ठीक है, यदि कोई टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा हो जाए, एक नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री हमारा फेवरेबल टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री है, और यदि उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो फिर हम हाँफने लगते हैं, हम फील करते हैं गर्मी है, तो हम बार बार पानी पिएंगे, तो हम कोशिका को पानी देंगे बार बार और उसको ऑक्सीजन देंगे बार बार। और पानी देने का मतलब क्या है कि ये इसको तोड़ेगा और एनर्जी बनाएगा, है ना, H2O से, तो H बनेगा, OH बनेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल होते रहे, ATP बनते रहे। ATP बनेंगे तो कुछ उनको ऐसे कंपोनेंट चाहिए जो इजीली टूट जाए, तो ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोन डी वगैरह करके काफ़ी चीज़ें हैं ना, पानी में होगी ग्लूकोन डी, दो फटाफट एनर्जी को। और उसी तरह से ऑक्सीजन, कोई बेहोश हो जाए फटाफट उसको ग्लूकोन डी पिलाते हैं ना, तो क्यों, क्योंकि उसको जल्दी से एनर्जी मिले। और ये एनर्जी कब मिलती है, जब उसकी पारगम्यता बढ़ती है, किसी कोशिका के झिल्ली में पारगम्यता बढ़ती है। तो पारगम्यता कब बढ़ती है, तो या तो वो पानी ना पिया उसने, एकदम से उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, प्रॉब्लम हुई, और या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तब उसकी पारगम्यता बढ़ेगी। पानी यदि कम पिएगा तो उसकी एक्टिविटी कम होती चली जाएगी, वो बेहोश हो जाएगा, इसलिए उसको भी ग्लूकोन डी पिलाया जाता है ताकि वो एक्टिव हो थोड़ा सा। तो पानी के हमने कुछ ये लक्षण हमने यहाँ पर वर्णन किया, इसमें पादप के साथ में जल का संबंध ऐसा संबंध है कि हम कहते हैं जल ही जीवन है। जल है तो पादप है, पादप नहीं है, पादप होगा तो मतलब पानी जरूर होगा, पानी नहीं है तो पादप नहीं होगा। जल के हमने कुछ लक्षण देखे कि जल में जैसे उसकी आयनिक क्षमता होती है, उसकी ध्रुवता होती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये सारे लक्षण उसके जल के होते हैं। इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि जल का उपयोग पादप के लिए क्या है, तो वो हम देखते हैं कि इसमें उसको सीड जर्मिनेशन, सबसे पहले तो सीड जर्मिनेशन के लिए ही पानी की आवश्यकता होती है, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पिरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म जो भी है कैटाबॉलिज्म है। तो पानी में ही जीव की उत्पत्ति हुई है, पादपों की उत्पत्ति पानी में ही हुई है, इसलिए जल के बिना ये संभव ही नहीं है कि यहाँ पर जीव की उत्पत्ति होगी। इसके बाद एक पादप कोशिका है, पादप कोशिका में मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन की पारगम्यता को देखें तो पारगम्यताएं 3 प्रकार की होती हैं, पारगम्य, अर्धपारगम्य, पारगम्य। तो अर्धपारगम्य टाइप की हमारी झिल्लियाँ होती हैं पादप के अंदर, सेल मेम्ब्रेन। तो वो अर्धपारगम्य में कुछ सेलेक्टिव जो मटेरियल है, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स, उनको ही आने जाने के लिए सुलभ रास्ता देती हैं। तो इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।